progress. हेडिंग डालिए आप लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सबसे पहले ये समझना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो देखो भाई, किसी भी मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ए बी करके कोई मॉलिक्यूल है और कोई तीसरा स्पीशीज सी आ रहा है जो ए एंड बी में से किस, मान लो बी को हटा दे रहा है और खुद साथ में जुड़ जाता है। तो ऐसे किसी भी रिएक्शन में जिसमें कोई एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम आकर के दूसरे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दे, खुदाया और उसको भगा दे वहां से, ऐसे सारे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बेटा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, अब इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डिपेंड कर रहा है कौन रिप्लेस कर रहा है, उसका खुद का नेचर क्या है, उसके हिसाब से इसकी तीन कैटेगरीज बनती हैं। कौन कौन से? सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसमें अटैकिंग स्पीशीज क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, कौन अटैक कर रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। ये सबसे पहला टाइप है। दूसरा, लिखते चलो साथ में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सारे अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन के पार्ट्स हैं बेटा। और तीसरा रिएक्शन कौन सा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तीसरा पार्ट कौन सा है? रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तीन कैटेगरी के आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? बोलिए। अब इनमें सबसे पहली कैटेगरी को समझने के लिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैसा स्पीशीज होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या फिर जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही होता है ना। अब अगर मैं ये एक मॉलिक्यूल लेता हूं अल्कीन और बगल में एक मॉलिक्यूल लेता हूं एल्डिहाइड, मुझे ये बताओ, कार्बन पे यहां पॉजिटिव चार्ज है, क्या इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे जगहों पे कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो जो पोलर पाई बॉन्ड हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो पाई बॉन्ड बना हो, उस जगह पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और ऐसी जगह जिसपे कोई पोलैरिटी ना हो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, उस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि अगर आप इसको बढ़िया से बना के देखो तो आपको दिखेगा कि जो पाई बॉन्ड होता है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होता है,
और इसको आराम से, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये E+ था ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने पास। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है? तो सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रोफाइल H+ हो सकता है, NO2+ हो सकता है, बोलिए CH3C डबल बॉन्ड O+ हो सकता है, SO3 भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है, B2H6 भी अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ग्रुप नहीं, हमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर टू सम एक्सटेंट कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चाहिए होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, rate of electrophilic attack is proportional to the intensity of neutral, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या फिर ऐसे बोल देना चाहिए रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक का अगर मेरे को ऑर्डर दिखाना हो तो कितने लोग समझ रहे हैं सर? अल्कीन पे फास्टर अटैक होगा, इसके बाद अल्काइन पे होगा, इसके बाद अगर कभी कुछ सोचना पड़ा तो N वाले स्पीसीज पे होगा, लेकिन आप समझ रहे हो इस पे अटैक नहीं होता। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल ये अट्रैक्ट तो कर लेगा, लेकिन जैसे मान लो मैं H+ का ही अटैक करा रहा हूं या E+ का ही, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये CH2। भाई इस पाई इलेक्ट्रॉन को, इसको जब खींचेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इसके पास आ जाएगा ना। तो अगर इसके पास आ गया तो इनके बीच में या इनके बीच में एक बॉन्ड बनने वाला है। तो मान लो यहां पे मैंने एक बॉन्ड बना दिया, यहां प्लस चार्ज आ गया। इस प्लस का क्या? अब इस पे जाकर के नेचुरली कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल को अगर कोई अट्रैक्ट करता है, अपना बॉन्ड ब्रेक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो क्या हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोले? तो आंसर है ऐसा बोलना ठीक नहीं है, बल्कि इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसने किसी को भगाया नहीं, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। इलेक्ट्रोफाइल आया, वो जुड़ गया, किसी को भगाया नहीं उसने, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि सर एक तो आपने ये बोला इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रल पाई बॉन्ड चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी वाला, पोलर पाई बॉन्ड नहीं चाहिए, नॉन पोलर पाई बॉन्ड चाहिए। तो वो तो एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो यहीं पे रोल आता है एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स का। यहीं पे किसका रोल आता है बेटा? एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स का। तो ये नोट करके लिख लेना, दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये क्या शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पूरा पूरा फुल फॉर्म लिखना, अल्कीन एंड अल्काइन शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छे से बना के लिखो, एकदम पूरा बढ़िया से। देखो पता है, अगर एक चैप्टर पढ़ना हो ना तो रिएक्शन आप याद कर सकते हो, लेकिन अगर सारे पढ़ने हो तो आपको समझ के चलना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो आपको डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होगा। इसलिए इसकी रीजनिंग को समझो, इसकी बारीकियों को समझो। जितना माइन्यूट लेवल पे जाकर के आप छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ोगे, उतना आसान होगा रिएक्शन को याद करना। चलो नोट कर लो, अल्कीन एंड अल्काइन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
कर लिया सबने, लिख लिया। अब आती है बात किस चीज की, ये मिटा दूं? अब भाई अभी भी हमारा क्वेश्चन वही मेंटेन है कि अगर ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं तो आखिर सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा? सब्स्टिट्यूशन कौन शो करेगा? तो वहीं पे रोल किसका आता है? एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स का। आओ तुम्हें दिखाता हूं कैसे होता है, ठीक है? ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ करके देखना है। इज दैट क्लियर? तो बेटा मैं सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल अभी आपको लेके चलता हूं। बताओ, क्या इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है? क्या न्यूट्रल पाई इलेक्ट्रॉन है? नॉन पोलर पाई इलेक्ट्रॉन है? एक नहीं सर, बहुत सारे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को जेन्युइनली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करेगा, फाइनली पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ करके इससे जुड़ जाएगा। हमेशा याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाया जाता है। कुछ बच्चों की आदत होती है ई प्लस को ऐसे लाके जोड़ देंगे, वो गलत तरीका है, क्योंकि वो डिप्राइव्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जहां से मिल रहा है वहां से उठा के इसकी तरफ डालना है। आ रहा है बात समझ में? ये मैं समझा रहा हूं, थोड़ी देर में चेक करूंगा आप लोगों को मैकेनिज्म दे करके कि आप लोग उस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो या नहीं। तो क्या होगा, ये उठा के जैसे ही इस पे दोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा? ये पहले क्या था? एरोमेटिक। अब क्या हो गया? क्या हो गया ये? हाँ जी, नॉन एरोमेटिक। पहले क्या था ये? एरोमेटिक। अब क्या हो गया ये? नॉन एरोमेटिक। तो बताओ, ये जो स्टेप है क्या ये फास्ट होगा? मॉलिक्यूल अपने एरोमेटिसिटी को क्या लूज करना चाहेगा कभी? इसलिए ये जो स्टेप होता है ये स्लो होता है। और कई कई चीजों में तो ये रिवर्सिबल भी होता है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेके पीछे ला देता है। अगला स्टेप देखते हैं। अब ये जो नॉन एरोमेटिक स्पीशीज बना है आपका स्टेप नंबर 2। अब अगर आपको इसको एरोमेटिक बनाना है, अच्छा कार्बोकेटायन तो स्टेबल है ना, सबको दिखाई दे रहा होगा। कैसे स्टेबल है? बना के इसको देख लो। क्या यहां बना के देख पाओगे? क्या इसके रेजोनेंस को ड्रॉ कर सकते हो? क्या इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ करो सब लोग, मैं चेक करता हूं, करो। फिर सेकंड स्टेप में दिखाता हूं आपको, पहले ड्रॉ करो। एकदम बिल्कुल साइड में ड्रॉ करना, कॉपी के एकदम हाफ पोर्शन के उस साइड।
हाँ जी, कर लिया। दिखाइए मुझे रेजोनेंस, दिखाओ भाई क्या बनाया है। चलो बहुत बढ़िया, रेजोनेंस कम से कम अच्छे से बनाया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बोला था बनाने के लिए, हाइब्रिड बनाओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाओ इसका। चलो कम से कम ये चीज बहुत अच्छी है कि तुम लोगों ने रेजोनेंस सबको आ गया ड्रॉ करने में अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशी की बात है। क्या किया ये तुमने? ये किसका फ्लो दिखा रही हो? चार्ज का भी दिखाते हैं क्या? ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, तब फिर ये कहां से आएगा? नेगेटिव का दिखाते हैं, प्लस का नहीं दिखाते बेटा। हाँ गलत है। ये क्या कर रखा है तुमने? क्या है भगवान, यहाँ मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम यहाँ से पता नहीं जीरो इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको बता दे रही हो। उल्टा इधर से इधर की तरफ होगा ना जी। हाँ प्रीति, तब आओ चलो दिखाता हूँ। देखो बेटा ध्यान से देखो, सबसे पहला रेजोनेंस यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर से इधर की तरफ जाएगा। ये इधर से इधर की तरफ जाएगा। तीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना तो कैसे बनेगा? यहां से लेके यहां तक प्लस दिखाओगे, इसको बोलते हैं विलैंड इंटरमीडिएट, या फिर क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ईशान जिंदल, मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है तुम क्या बोल रहे हो। बस
हाँ बच्चों नोट कर लिया सबने, बोलो। तो ये मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल है इसलिए ये बन भी रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताइए यहां से अगला स्टेप क्या होगा भाई, कोई ना कोई लोन पेयर लिया हुआ स्पीशीज आएगा, एच को निकालेगा, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, नॉन एरोमेटिक। भाई ये बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा इस स्टेज में, नॉन एरोमेटिक से किस में जाना चाहेगा, ये एरोमेटिक होना। तो एरोमेटिक होने के लिए कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहां से ये एच लेते हुए यहां निकल जाए। अब वो कौन सा स्पीशीज आएगा वो वेरी करेगा बेटा अलग। तो बेसिकली H प्लस यहां से निकल गया, अगर ऐसे देखा जाए तो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, वो B के साथ कंबाइन कर दे। 2 स्टेप में रिएक्शन। अब मेरे को बताइए क्या ये स्लो होगा या फास्ट होगा, फास्ट होगा। क्यों होगा फास्ट, क्योंकि ये एरोमेटिक है। 2 स्टेप है। अच्छा बताओ, कोई रिएक्शन अगर 2 स्टेप में होता है, पहले वाले का रेट R1 दूसरे वाले का रेट R2 है, तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो स्टेप का ही रेट होगा। इसलिए बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ स्लोएस्ट। नोट करके लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। The rate of reaction is equal to rate of slowest step. सबको क्लियर हो गया ये, बोलिए बेटा। चले आगे बढ़े अब। मिटा दें इसको। चलिए, तो ये तो जनरल मैकेनिज्म था किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। अब आते हैं स्पेसिफिक, जितने रिएक्शन है उनको इकट्ठे लिख लेते हैं जो आपके काम आने वाला है। वो अल्काइल हैलाइड में होगा, आगे चल के अल्कोहल फिनॉल में। सबसे पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला है बेटा नाइट्रेशन, हर जगह काम आएगा, मैं बता रहा हूं। नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रिएक्शन लिखोगे और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, और उसके सोर्स लिखेंगे। ये पूरा टेबल सब लोग बनाइए। इलेक्ट्रोफाइल इसका NO2 प्लस है। सोर्स क्या है, सबसे पहला सोर्स है H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, HNO3 दोनों का मिक्सचर। दूसरा है दूसरा सोर्स है सॉल्ट ले लो नाइट्रोनियम आयन का, NO2 प्लस BF4 माइनस, मतलब ऐसा नेगेटिव आयन लो जो ऑक्सीडाइज ना हो सके।
तीसरा ले सकते हैं हम लोग NO2 प्लस ClO4 माइनस। चौथा ले सकते हैं सॉलिड N2O5। बेटा सॉलिड N2O5 याद है आपको, मैंने नाइट्रोजन फैमिली में भी सिखाया है कि सॉलिड स्टेट में कई सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो आयनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट N2O5 में दिस इज बेसिकली NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। और पांचवा सोर्स है सिर्फ HNO3 ले लो तो भी काम चल जाएगा, सिर्फ HNO3 ले लो तो भी काम चल जाएगा। ये सोर्सेज हैं। किसके सोर्स हैं? अभी आएंगे हम लोग, इस पे देखेंगे कैसे होगा, पहले हम सारा चीज लिख लेते हैं। दूसरा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के लिए क्या सोर्स यूज करें हम लोग? तो देखो ऐसे ट्रू सेंस में X प्लस मिलता ही नहीं है। पहली बात, कितने लोग समझ पा रहे हैं? यहाँ पे X इज इक्वल टू मेनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन होगा। आयोडीन बहुत स्लो होता है एंड फ्लोरीन पे F पॉजिटिव कोई नहीं ला सकता। F पॉजिटिव मतलब प्योर F पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन। ये सब बात समझ आ रहा है? बहुत अच्छी बात है फिर तो। और क्या चाहिए जिंदगी में? सोर्स, मुझे सबसे पहला सोर्स कौन सा सोर्स है इसका? HX से कैसे X पॉजिटिव आएगा मुझे बताइए। नहीं मुझे बताइए आपने कैसे HX बोला किसी का सुन करके, मुझे समझाइए कैसे Cl पॉजिटिव आएगा। HNCl में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इसीलिए क्लास करना जरूरी है। सोचने के लिए दिमाग थोड़ा जोर तो डालोगे। किसके साथ? HX को? X2 को इज द राइट आंसर। मतलब आप क्या ले लो? क्लोरीन ले लो और साथ में AlCl3। इसी तरीके से ब्रोमीन ले लो AlBr3 के साथ। इसी तरीके से आप क्लोरीन ले लो FeCl3 के साथ, ब्रोमीन ले लो FeBr3 के साथ। ये सब इसके सोर्स हैं। या फिर क्या हो सकता है भाई? बताइए बताइए क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? HOCl ले लिया और साथ में HCl का मिक्सचर ले लिया। ध्यान देना, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है। इनके रिएक्शन से भी बन जाएगा एंड सिमिलरली ब्रोमीन के लिए। आएंगे एक एक करके इससे समझाते हैं। तीसरा रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं, नाम क्या है इसका? एनीवन? इफ यू गाइस नो द नेम, टेल मी द नेम ऑफ दिस। सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? SO3 भी यूज हो सकता है या HSO3 पॉजिटिव भी हो सकता है। इसको अगर लाना है तो सबसे पहला चीज आप यूज करो ओलियम। ओलियम क्या होता है? SO3 H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड का मिक्सचर, या फिर सीधा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करिए।
और सिमिलर रिएजेंट्स जहां से वो क्रिएट हो पाए। नंबर 4 पे आते हैं, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अल्काइलेशन का क्या होगा तो बोलो। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या करें? तो ये होता है R+ इलेक्ट्रोफाइल, और एसाइलेशन में क्या होता है? असाइल कैटायन RC+O पॉजिटिव। इसमें जो सोर्स है सबसे पहला कौन सा ले रहे होते हैं हम लोग? बोलिए कौन सा सोर्स ले यहां पे? तो बहुत सिंपल रिएजेंट है कि भाई RCl ले लो, साथ में AlCl3, सिमिलरली RCl ले लो, FeCl3। ये AlCl3 FeCl3 क्या है? लुईस एसिड्स हैं। क्या है ये? लुईस एसिड्स। सेकेंड बताइए भाई। अरे ऐसे कैसे नहीं बताना है? बताना है, इसमें स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, नहीं बताने वाला। RF ले लिया तो साथ में आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लीजिए, या फिर RF ले लिया तो साथ में SbF5 ले लीजिए। दे आर पावरफुल, दीज टू स्पीसीज आर वेरी पावरफुल फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स। क्या है ये? वेरी पावरफुल फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। RC+O पॉजिटिव। इसमें क्या करें सर? बताइए क्या करें? यहां पे हमें ये कैटायन लाना है, तो ऊपर वाले की तरह मैं यही ले लूं, Cl AlCl3 या FeCl3 के साथ। बोलो भाई। दूसरा सोर्स होता है इसका, मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, मान लो अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया RC+O OH, तो इसके साथ मेरे को H3PO4 लेना पड़ेगा ताकि ये प्रोटॉन देके H2O निकाल ले, यहां प्लस आ जाए। आ रहा है बात समझ में? तो ये क्या हो गया? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसके बाद 3 रिएक्शन और हैं। कौन कौन से?
कौन कौन से वो 3 रिएक्शन है? ये बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखना। रिएक्शन नंबर 6 जिसका नाम है नाइट्रोजेशन। नाइट्रोजेशन NO प्लस है, इसका सोर्स क्या है? HNO2 प्लस HCl और NaNO2 प्लस HCl। याद आ रहा है कुछ? HNO2 अनस्टेबल होता है, इसलिए NaNO2 को रिएक्शन कराते समय बनाते हैं NaNO2 से HCl लेकर के, वो भी 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। सातवां रिएक्शन है एंड 8वां रिएक्शन डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। इसका इलेक्ट्रोफाइल पता है कौन है? डाइजोनियम कैटायन। बेंजीन बना के N डबल बॉन्ड N, यहां पॉजिटिव डाइजोनियम कैटायन N2 प्लस। और जो 8वां मैं लिखने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, उसका नाम है राइम टाइमन रिएक्शन। हाँ जी बोलो। राइट टाइमन रिएक्शन स्पेलिंग बताओ, जल्दी निकालो। R चेक कर लो। राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन, ये तो बोल रहा था। स्पेलिंग चेक करता रहता है ये लड़का पीछे, अच्छी बात है, वेरी गुड। अरे मेरी बात सुन लो, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है CCl। पता है, एक बारी 2008 का पेपर देखो या फिर 7 का, मुझे अब एग्जैक्ट दोनों में से ध्यान नहीं आ रहा है, उनमें राइमर टाइमन रिएक्शन पे एक पैसेज ही आ गया था, पूरा 3 क्वेश्चन आ गए थे। इट इज दैट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। डाइक्लोरोकार्बन अल्कोहल का रिएक्शन है ये ना, फिनॉल। क्या नहीं दिख रहा है? CCl2 तो लिखा है। डाइक्लोरोकार्बन बोलते ना, इधर आके यहां बैठो। ऊपर जगह खाली नहीं है अभी, बिल्कुल नो स्पेस वेकेंट। ऊपर लिख दो। मैं चाह रहा था यार अच्छे से लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? आइए मैं आपको दिखाई देता हूं ऊपर ना, बहुत हो गया बातें। चलो राइमर टाइमन रिएक्शन को अलग से लिख लेते हैं, तो यहां तक तो कर लेते हैं। तो ये लाने का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस NCl माइनस, इसको क्या बोलते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमाइन का। नोट कर लिए सबने? हाँ चलो, तो लास्ट आपको लिखवा दे रहा हूं, कौन सा? अभी नहीं, सबको इकट्ठे करके पढ़ना है हमें, ठीक है? 8th रिएक्शन। इसके अलावा भी और भी हैं यार,
बट ये मेन प्राइम रिएक्शंस थे जो मैंने आपको समझा दिया। द एट्थ वन बड़ी, विच वन आई टोल्ड यू? हाँ जी, REIMER, TIEMANN रिएक्शन, RTR। इलेक्ट्रोफाइल इसका कौन सा होता है? डाइक्लोरोकार्बीन। देख रहे हो, डाइक्लोरो, नाम भी लिख लेना। डाइक्लोरोकार्बीन। सोर्स क्या है ये इलेक्ट्रोफाइल का? तो बताओ, कार्बीन बनाने का मेथड बताया था, डाइक्लोरोकार्बीन बनाने का मैंने रिएक्शन इंटरमीडिएट में, वही है क्लोरोफॉर्म, CHCl3KOH। इसके साथ ले लोगे तो ये बन जाता है। अब ध्यान रखना, ये जो लास्ट के 3 बताए मैंने, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8, ये तीनों रिएक्शन बेंजीन नहीं देने वाला है, टोल्यूइन एकदम नहीं देने वाला है, ऊपर बेंजल्डिहाइड बिल्कुल ही बकवास है। फिर कौन देगा? ओनली गिवन बाय हाईली एक्टिवेटेड रिंग्स। कौन देता है? अब हाईली एक्टिवेटेड रिंग में कौन कौन है भाई? तो सर फिनॉल, इससे भी एक स्टेप थोड़ा आगे है NH2, या फिर फिनॉल से H+ आयन निकाल लो, फिनॉक्साइड। ऐसे स्पीशीज जाकर के ये रिएक्शन करते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजेशन, डाइएजो कपलिंग, इसको बढ़िया से नोट करके लिख लो। उसके बाद हेडिंग डालो, फ्रेश हेडिंग बिल्कुल, नाइट्रेशन का, और फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। मिटा दो बेटा ये सब। मिटा दो बेटा। हेडिंग डालो अब, कौन सा? नाइट्रेशन। चलिए, आपके पास अगर मान लीजिए ऐसे बेंजीन लिख के आए और यहां HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो आपको सीधा प्रोडक्ट क्या बना देना है? बिल्कुल NO2 चिपका देना है। अब इसके 2 स्टेप हैं, एक तो NO2+ बनाना और उसके बाद NO2+ का अटैक करना। तो सबसे पहले यहां से हम देखते हैं NO2 बनेगा कैसे। तो आपके सामने मैंने ऐसे लिख दिया है इनको। H2SO4 सबको मालूम है कैसा होता है? अब आप मुझे मैकेनिज्म से दिखाइए कि NO2+ बनेगा कैसे। थिंक अबाउट इट। चलिए शुरू।
बना लिया? बना लिया भाई? क्या बनाया आप लोगों ने, बताइए क्या बनाया? अब मुझे बताओ, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है ना? तो इनमें कोई बेस तो नहीं ना है, बोलो? इनमें कोई बेस तो नहीं है ना? कोई बेस है? नहीं। ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी प्रोटॉन दे सकता है, ये भी प्रोटॉन दे। अब करे क्या हम उस प्रोटॉन का? तो पहले तो ये डिसाइड करो, ये दोनों महाबली अगर प्रेजेंट हो तो किसके प्रोटॉन निकलने वाले हैं? इसका, विथ प्रॉपर रीजन। दोनों ही अच्छे एसिड है, कौन ज्यादा है? क्यों? टर्मिनल ऑक्सीजन। सब दिमाग में चल नहीं रहा है, स्ट्राइक नहीं कर रहा है, सब HNO3 आंसर आ रहा था। दो डबल बॉन्ड O है, इसकी वजह से ये ज्यादा एसिडिक है। प्रोटॉन कौन देगा? तो यही देगा ना, अच्छा एसिड है तो यानी कायदे से आपको इसको ऐसे दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? कि ये प्रोटॉन दे रहा है। अच्छा, प्रोटॉन ये देगा तो वो फ्री फॉर्म में तो कभी नेचर में नहीं मिलता है। प्रोटॉन इज सो इंटेंस, H+ इज सो इंटेंस, ध्यान दो उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही बचा है। नो इलेक्ट्रॉन, दैट इंटेंस दैट इट कैन नॉट लिव फ्रीली। किसी न किसी के साथ कंबाइन करेगा ही। इसलिए बोलते हैं कि अच्छा है कि डायरेक्ट मत तोड़ो, बल्कि ये दिखाओ यहां वाला लोन पेयर जाके इस प्रोटॉन को ले जाए, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन को इसके सर पे दिखाना। ये बॉन्ड थोड़ा बड़ा दिखाना, मैंने ओवर छोटा कर दिया, कंजेस्टेड हो गया है। तो अगला स्टेप क्या होगा? HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O-, और क्या बन गया? HOH। आपने कुछ गौर किया मैंने क्या दिखाया आपको? मैंने इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया है। एरो हमेशा इलेक्ट्रॉन का दिखना चाहिए। नेगेटिव चार्ज है तो वो भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का भी दिखता है, लेकिन प्लस का कभी भी एरो नहीं दिखाना होता है। समझ में आया? उल्टा मत करना कि H ऐसे दिखा करके, कुछ लोग होते हैं H+ में तोड़ दिया और HON डबल बॉन्ड OH, कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं। ये ऐसे नहीं करना होता है कभी। इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी तरफ आएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन बन गया ये। अब देखो मेरी बात, ये बेस नहीं था, मजबूरन बेस बनना पड़ा, क्योंकि इसके सामने इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग एसिड, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग। तो कभी अगर आपसे लुईस एसिड बेस टर्मिनोलॉजी में पूछा जाए किसने प्रोटॉन डोनेट किया H2SO4 में, किसने लिया, तो ये यहां पे कैसे बिहेव कर रहा है? लुईस। ध्यान देना, ये बेस नहीं है आरएनएस बेस की OH-। कुछ बच्चे फ्लो में आके OH- तोड़ने लग जाते, बहुत पिटाई पड़ेगी। आयनिक कंपाउंड नहीं है, NaOH की OH- निकाल दिया। आ रहा है बात समझ में? तो ये बन गया। अब देखो कितने लोग कह रहे हैं सर अब ये H2O अगर यहां से ये बॉन्ड टूट जाए
तो ये क्या बन जाएगा, H2O, isn't it? और हमें मालूम है कि H2O एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। Cl minus Br minus I minus they are good leaving group. Likewise, H2O is also good leaving group. लेकिन इसके निकलते ही नाइट्रोजन पे 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो तकलीफ झेल नहीं पाएगा। इसके लिए पहले से ही उसे बैकअप दे दीजिए, मत रो भाई, मैं दे रहा हूं तुमको इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इतने पोर्शन का आगे दिखाना है, N double bond O positive. Guys, we have created, successfully launched NO2 plus electrophile. Now can you go into the step 2 and attack NO2 plus? एक ढंग से कर लो ना, तो उसके बाद बाकी आने वाले रिएक्शंस का मैकेनिज्म दिमाग में खुल जाता है। एक लेकिन ढंग से आना चाहिए। चलिए शुरू हो जाइए, जल्दी करिए। NO2 प्लस बन गया ना, अब उसका अटैक कराते हुए दिखाइए बेंजीन पे, जो जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक का मैंने कराया था वैसे, विथ प्रॉपर एरो डायग्राम। 2 स्टेप में होते थे रिएक्शन, पहला कौन सा, स्लो स्टेप एंड दूसरा फास्ट। पहले में पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल के पास जाता था, दूसरी बार H प्लस निकल जाता था, याद है ना, एरोमेटिक वाला है ना बेटा, एडिशन नहीं है ये। कर लिया सबने, दिखा लिया, चलो भाई शुरू करो, बनाओ कुछ अपने से किया करो भाई, एकदम बैठ जाते हो सब लोग। देखा, ऊपर ऊपर से बस दिखा दिया है चीजें, पूरा NO2 के अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कौन दिखाएगा।
कल की क्लास के लिए आओगे ना भाई तुम? कल कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना। अभी तो समझाया था, फिर से अलग से समझाना पड़ेगा। हाँ, आ रहे हो नहीं आ रहे हो? क्या देखना पड़ेगा रे मोटू? क्या देखना पड़ेगा? आ रहे या नहीं आ रहे? नाम डाल दे रहा हूँ तेरा भी लिस्ट में, जिन बच्चों के लिए वो क्लास मैंडेटरी है। ये सब केशव हो गया, अर्शदीप। चुप रहो यार, बकवास मत करो। तुम्हारे इतने बहाने होते हैं ना। पापा तो बेचारे परेशान है तुमसे। हमें मालूम है ना, हमसे बात होती है तो बोल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करता है ये बिल्कुल भी। कैसे नहीं हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? पढ़ाई नहीं करते तो पढ़ाई नहीं। हाँ, चुप रहो, बिल्कुल नहीं। सब बदमाशी है तुम्हारे। चलो बेटा, कर लिया सबने? आइए देखते हैं एक एक स्टेप। करें बेटा, शुरू किया जाए। देखिए, रिएक्शन हमें दिखाना है। सबसे पहले क्या करना है? NO2 प्लस का मेरे को अटैक कराना है, राइट? तो पहले NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। बताइए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएगा, दिस इज हाउ वी आर सपोज टू राइट। वैसे ही नाइट्रोजन का पेट फट सकता है, तो हमें उसको जिंदा बचाने के लिए ये करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसे ही हमने 4 किया, वैसे ही इसको समझ में आ रहा है? चार्जेस सबको क्लियर हो रहे हैं भाई? इससे उठ के इधर की तरफ गया तो इससे जुड़ गया, इसका लॉस हुआ तो इसको प्लस, और यहां से ये गया तो ये माइनस, और ये एक लिया और एक दे दिया तो वापस जो चार्ज है वही रह गया। किसी ने भी सही किया ये स्टेप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं मैकेनिज्म डालूंगा, याद रखना। पूछूंगा अब मैकेनिज्म, समय आ गया है। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? चलिए, तो ये कौन सा था? स्टेप नंबर 1। फास्ट होगा या स्लो होगा? स्लो। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप क्या है? सॉरी, अगला स्टेप ये है कि ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेगा, इसको खींचेगा, लेकिन ये अपने आप तो आएगा नहीं। तो जो सॉल्यूशन में HSO4 माइनस बना था वो जाके इसको लेगा। खुद क्या बन जाएगा? H2SO4। और एक बार ही H2SO4 बन गया, ये मैं डेटिव बॉन्ड दिखा रहा हूं, कभी प्लस माइनस, ये आप समझ लेना, ठीक है अपने। तो क्या समझ में आया? H2SO4 वहां पे कैसा यूज हो रहा है? जस्ट एज अ कैटलिस्ट। क्योंकि जितना लिया था पहले उससे H प्लस आयन निकला था, बाद में उसको वापस मिल गया। ये कौन सा है? फास्ट है। तो की पॉइंट क्या है? H2SO4 is used as catalyst.
नंबर 2 पॉइंट क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ नाइट्रेशन बोलना चाहिए, रेट ऑफ नाइट्रेशन ऑफ C6H6 जिसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। C6D6 जिसको क्या बोलते हैं? ड्यूट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं? एंड C6T6 नाम क्या है? हाँ हाँ, जो भी बोल लो तुम लोग, ठीक है। ड्यूट्रो, हाँ ट्राइटियम होता है ना, तो हाँ ट्राइट्रोबेंजीन या टीट्रोबेंजीन। तो ड्यूट्रोबेंजीन एंड तीनों का रेट ऑफ नाइट्रेशन बताइए, इक्वल होगा या अनइक्वल होगा? आर इक्वल। ये क्यों सर? जबकि नोट करके एक बात लिख लेना, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ Ct एज कंपेयर टू Cd एज कंपेयर टू CH। सबसे कमजोर इन तीनों में H ही होता है। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है, तो यार ये तो फिर ज्यादा टफ होना चाहिए रिएक्शन। रेट सेम कैसे हो गया? क्योंकि ये जो बॉन्ड इनका टूट रहा है CH का, वो फास्ट स्टेप में, जबकि रेट किससे डिटरमाइन होता है? स्लो स्टेप से, पहले स्टेप से। इसलिए यहां में HDT का कोई रोल नहीं है, वो बॉन्ड ब्रेक करना। आ गया समझ? नोट करके लिख लो जल्दी, और ये बात लिख लेना क्यों ऐसा हो रहा है। प्यारे बच्चों, हो गया? नोट कर लिया सबने? चलिए, तो नाइट्रेशन इसी के साथ खत्म होता है, ठीक है? खत्म हो गया ना? अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसी पे एक और स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी मैं बेंजीन का करा रहा हूं, हाउ अबाउट द अदर ग्रुप्स, वो समझ लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। भाई देखो, हेडिंग डालो, डायरेक्टिंग नेचर ऑफ डिफरेंट ग्रुप। डायरेक्टिंग नेचर ऑफ डिफरेंट ग्रुप attached to benzene, attached to benzene ring, attached to benzene ring. Directing nature of different groups attached to benzene ring. Got it? Directing nature of different groups attached to benzene ring.
सबसे पहला देखते हैं, भाई अगर मैं यहां पे ग्रुप कोई भी लगा दूं तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो या तो ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है बेटा, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑर्थो पैरा पे बनते हैं, या तो फिर मेटा पे बनता है। तो अगर ग्रुप ऐसा है कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट कर रहा है, ऐसे ग्रुप को क्या नाम देते हैं हम? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं? ध्यान रखना, ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं इप्सो, ये पोजीशन है ऑर्थो, शॉर्ट फॉर्म में ओ लिखा जाता है। ये क्या है? मेटा, शॉर्ट फॉर्म में एम। ये क्या है? पैरा, शॉर्ट फॉर्म में पी लिखते हैं। देखो यहां ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे ये प्रोडक्ट बने हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब यही हमें पहचानना है, कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग होगा, यही पहचानना। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, इसको पहचान लेंगे तो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंप्लीट क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, लिखो ये बात, नोट करके लिखो। If the group attached to benzene, if the group attached to benzene, attached to benzene, if the group attached to benzene is directing electrophile, is directing electrophile at its ortho and para position, at its ortho and para position। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो ऑर्थो पैरा इकट्ठे हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऐसा नहीं होता, ऑर्थो एंड पैरा इकट्ठे होता है। क्यों होता है थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही इजी है, रेजोनेंस करा के देखो तो दिख जाएगा। If the group attached to benzene ring is directing the electrophile at its ortho and para position, then it is termed as ortho para directing groups, ortho para directing groups। Okay, similarly if the group attached to benzene ring, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, सिमिलरली group attached to benzene ring, similarly if the group attached to benzene ring directing the electrophile किधर? मेटा पोजीशन, it is termed as meta directing group, it is termed as meta directing group। It is termed as meta directing group। लिख लिया सबने? आइए अगला लिखते हैं, एग्जाम्पल से भी लिखेंगे। हेडिंग डालो अगला, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या होता है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपैरिजन है। देखो, अगर कोई ग्रुप लगा दिए और इलेक्ट्रोफाइल सेम रखते हुए उसका रेट निकाला और एक नॉर्मल बेंजीन के दोनों का रेट का कंपैरिजन किया, सेम इलेक्ट्रोफाइल रखना है जो फास्ट अटैक कर रहा है, जिसपे रिएक्शन फास्ट हो रहा है, ऐसे ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। और अगर बेंजीन के कंपैरिजन में इस पे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो हो जाए तो उस ग्रुप को बोलेंगे डीएक्टिवेट कर रहा है। समझो बात को भाई, इलेक्ट्रोफाइल भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा इंसान, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा देगा, वो इस भूखे इंसान की नीड को पूरा करेगा, इसलिए फास्ट अटैक होगा। और जो उल्टा खींच के बाहर निकाल दे इलेक्ट्रॉन, इसको और गरीब बना दे बेंजीन के कंपैरिजन में, उस पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाना चाहेगा या स्लोली अटैक करेगा। लिखिए, an activating group is that Neha, an activating group is that which increases the electron density in benzene ring which increases the electron density in benzene ring which increases the electron density in benzene ring। इससे क्या फायदा होता है? Rate of electrophilic substitution reaction increases, rate of electrophilic substitution reaction on benzene increases as compared to किसी कंपैरिजन में? Rate of electrophilic attack on benzene। समझ गए? Rate of electrophilic attack increases with respect to the rate of electrophilic attack on बेंजीन। तो बेंजीन से अगर कोई फास्ट रिएक्शन करा रहा है तो वो ग्रुप को हम एक्टिवेटिंग लेंगे, बेंजीन से स्लो करा रहा है तो सिमिलरली लिखो अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। A deactivating group is that which decreases the electron density from benzene, which decreases the electron density कहाँ पे? In benzene ring, and hence decreases the rate of attack, decreases the rate of attack decreases the rate of attack okay decreases the rate of attack of electrophile with respect to benzene। Understood? अब मैंने सारी स्टोरी समझा दी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम लोग दोनों को मिक्स करके ग्रुप डिवीजन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई the following molecule as activating, deactivating, orthoparadirecting, metadirecting। Identify the following as activating, deactivating,
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। चलिए बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर करना है। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करना है। सबसे पहले इतने में आप क्लासिफाई करो, आगे बढ़ता हूं मैं धीरे धीरे। पहले इतने में देखो क्या चेक करना है, बताऊं मैं? हिंट दे दूं? हिंट दो। देखो जो भी बेंजीन पे अटैच्ड ग्रुप है उनमें चेक करो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई माइनस आई, हाइपर रिवर्स हाइपर, प्लस एम माइनस एम, उतने से ही चेक करना है। जो अंदर नेगेटिव क्रिएट करे बेंजीन के ऊपर, इसका मतलब वो डेंसिटी बढ़ा रहा है, और जो रिंग पे पॉजिटिव क्रिएट करे वो डेंसिटी घटा रहा है। जो बढ़ाएगा वो एक्टिवेटिंग, जो घटाएगा वो डीएक्टिवेटिंग। और मेरी बात सुनो, जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है अंदर तो कौन कौन से पोजीशन पे बढ़ा रहा है? जिस पोजीशन पे बढ़ाएगा इलेक्ट्रोफाइल वहीं आना चाहेगा, क्योंकि वो गरीब है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिस जिस पोजीशन पे आएगा उसके हिसाब से डायरेक्टिंग नेचर डिसाइड कर लो। हिंट बहुत दे दिया, शुरू हो जाओ और फटाफट आंसर करो। चलिए भाई एक एक करके शुरू करते हैं। बताइए CH3 कैसा ग्रुप है? दो तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, एक तो प्लस आई से डोनेट करता है, दूसरा कितने लोग कह रहे हैं हाइपर से भी। देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे H है तो हाइपर से डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव कहां कहां बनेगा बेटा? ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इजंट इट? देखो ना, बोलो बेटा, क्या मेटा पे नेगेटिव आया क्या? अरे बोलना यार मोटू लोग। तो मेटा पे नेगेटिव नहीं आएगा तो जिधर नेगेटिव आएगा वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो आप ऐसे लिखना, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना।
Since the negative charge is appearing on ortho and para, so electrophile will attack on these locations. That's why CH3 is ortho para directing group. In fact, any alkyl group here will be ortho para directing. Alkyl group attached to benzene will be ortho para. Now coming to activating और deactivating कैसा है? Activating, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो, प्लस आई से भी एंड हाइपर से भी. तो क्या लिखोगे? एक्टिवेटिंग. मैं अभी पूरा लिख रहा हूं, बाद में ए लिखेंगे, सिर्फ ए एंड डी. ए का मतलब एक्टिवेटिंग, डी का मतलब एंड ओपी है सर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. हिंट सबको मिल गया. अब मेरे को ये बताओ, एक्टिवेटिंग इसका और इसका आपस में तुलना करते हैं. बताओ क्या ये एक्टिवेटिंग होगा या डीएक्टिवेटिंग? कितने लोग कह रहे हैं सर माइनस आई से तो खींच रहा होगा, लेकिन सर प्लस एम से दे रहा होगा. बताओ कौन ज्यादा पावरफुल होता है, प्लस एम या माइनस आई? प्लस एम बहुत ज्यादा होता है. सिर्फ हेलोजन का प्लस एम खराब होता है, बाकी सभी का प्लस एम अच्छा है. तो अगर उनका प्लस एम अच्छा है और इंडक्टिव से ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है मेसोमेरिक या रेजोनेंस वाला चीज जो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये गुड एक्टिवेटिंग. और यही होते होते अगर ये NH2 हो जाता तो कितने लोग कह रहे हैं हाईली एक्टिवेटिंग हो जाता, क्योंकि NH2 में ये, इसलिए याद करो मैंने NH2 O- इन दोनों को हाईली एक्टिवेटिंग कैटेगरी में रखा है. ये गुड एक्टिवेटिंग है, ये हाईली, क्योंकि अब लोन पेयर देने के बाद यहां ऑक्सीजन पे प्लस है, यहां नाइट्रोजन, सबसे इजीली समझ में आया. और ये सब के सब क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि इधर से आया तो यहां माइनस, फिर यहां माइनस, फिर यहां. अरे बना लोगे ना, कुछ बताने की जरूरत है क्या? बन जाएगा. तो ये भी क्या हुआ भाई? एक्टिवेटिंग एंड ओपी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. जल्दी जल्दी अब आंसर कर दो, मैंने काफी हिंट दे दिया है, फटाफट आंसर करो. कर लिया? बताइए बेटा ये कैसा है? हाँ पहले कर लो उसके बाद बताओ ये कैसा है. दिस इज गोइंग टू टेक द इलेक्ट्रॉन. पहले एडी में आंसर करो. एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग, क्योंकि लेने के बाद यहां पे अगला क्या बनेगा? प्लस. अरे नाइट्रोजन पे प्लस मतलब यहां रिंग में प्लस आ गया ना, बोलो भाई. प्लस आ गया मतलब घट गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. अच्छा इंटरेस्टिंगली देखो, प्लस कहां फिर आएगा? फिर पैरा पे आएगा. और फिर प्लस कहां आएगा? फिर ऑर्थो पे. अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल के पास जो खुद प्लस है, क्या ऑर्थो पैरा पे आएगा कभी? क्या रेट डिक्रीज कर गया? हाँ जी सर, क्योंकि प्लस आ गया रिंग पे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया. और ऊपर से अब ये अटैक सिर्फ कहां कर सकता है? मेटा पे. मेटा पे. दैट इज वाई इट इज प्लस आने की वजह से. देख रहे चार्जेस दोनों तरह के ऑर्थो पैरा पे ही आ रहे हैं. नेगेटिव आ रहा है तो भी ऑर्थो पैरा पे आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो भी ऑर्थो. नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छी बात, इसलिए वहां जुड़ जा रहा है. पॉजिटिव आया तो बिल्कुल चांस नहीं है, इसलिए वो मेटा पे जा रहा है. सब जगह गरीबी आ गई है, मेटा पे थोड़ा कम आया है, इसलिए मेटा पे. दैट्स व्हाई इट इज कैसा? डीएक्टिवेटिंग बट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. एम का मतलब क्या है? मेटा डायरेक्टिंग. ऐसे ये भी हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग. ये बताइए ये भी हो जाएगा बेटा, यहां से बाहर निकालेगा ये तो. डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग. ये बताइए आप लोग, ये सबसे लास्ट वाला एग्जांपल एंड क्लास खत्म करते हैं आज की. एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग क्या है? ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग? सोच के बताइए. तो आंसर है सर ये लोन पेयर, चलो माना ऊपर की तरफ भी जाएगा, लेकिन जब भी नीचे से कॉन्जुगेट करेगा इसको देगा ही ना, और ये प्लस एम से दे रहा है, तो एक्टिवेटिंग है, बहुत पावरफुल नहीं है, इससे थोड़ा कमजोर है,
थोड़ा नहीं, ठीक ठाक कमजोर है। एक्टिवेटिंग तो हुआ ऑर्थो पैरा, जो एक्टिवेटिंग है मोस्टली वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यही हो रहा है ना। बोलिए, इनके बारे में सोच के आना। हेलोजेंस, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये आपके लिए होमवर्क है। सो दैट्स ऑल बेटा, आज की क्लास के लिए इतना। एक और ले ले, एक और ले लो भाई, स्टाइरीन ले लो, उसको स्टाइरीन बोलते हैं। इतने आपको सोच करके आना है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।